हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पलटकर जवाब देने के मामले में अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जयशंकर के इसी तेवर की आलोचना करते हुए सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा था कि इतनी पतली चमड़ी का होना ठीक नहीं है। थरूर ने कहा था कि जयशंकर को थोड़ा कूल रहने की जरूरत है। पश्चिम और पाकिस्तान को जवाब देने में जयशंकर कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन चीन के मामले में उनका रुख बिल्कुल अलग होता है। चीन ने पिछले 6 सालों में 3 बार अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलकर मंदारिन में कर दिए हैं। चीन ने तीसरी बार इसी हफ्ते सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदले हैं। तीनों बार मोदी सरकार के रहते ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश में नाम बदले हैं। चीन के इस फैसले का जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही सधी और सतर्क भाषा में दिया। तिब्बत पर भारत को रुख बदलना चाहिए। भारत ने अपने जवाब में कहा, हमने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की कोशिश की है। हम इसे अस्वीकार करते हैं। अरुणाचल भारत का हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। इस तरह की कोशिश से हकीकत नहीं बदल जाएगी। भारत के इस जवाब को कई विशेषज्ञ बहुत ही लचर और उदार मान रहे हैं। भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने भारत के जवाब को रीट्वीट करते हुए लिखा है, चीन ने भारत को एक बार फिर से उकसाया है। एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदले हैं। अरुणाचल प्रदेश ताइवान से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। एक बार फिर से भारत का विदेश मंत्रालय उचित जवाब देने में नाकाम रहा है। भारत का जवाब एक दिन के इंतजार के बाद बहुत ही नरमी वाला था। सोशल मीडिया के ज़माने में समय पर जवाब देना मायने रखता है क्योंकि नैरेटिव सेट होने में बहुत वक्त नहीं लगता है। चीन के सूचना युद्ध की तुलना में भारत सरकार अब भी धीमी है। अपने एक और ट्वीट में ब्रह्मा चेलानी ने लिखा है कि भारत इतना होने के बावजूद तिब्बत को चीन का अभिन्न हिस्सा मानता है। चेलानी ने लिखा है कि इससे ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाने वाला और क्या हो सकता है। ब्रह्मा चेलानी की बातों का समर्थन करते हुए भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा है, मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत का जवाब बहुत ही नरमी भरा है। भारत को और सख्त भाषा में जवाब देना चाहिए था। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा तिब्बत को कब्जे में लेने के आधार पर करता है और ऐसे में हम भी अपने रुख में परिवर्तन ला सकते हैं। भारत का धुलमुल रवैया, क्या वाकई चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत का रवैया बहुत ही धुलमुल है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्टडी एंड फॉरेन पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर हर्ष वी पंत ऐसा नहीं मानते हैं। प्रोफेसर पंत कहते हैं, अरुणाचल को लेकर चीन जो कर रहा है वह कोई नई बात नहीं है। भारत ने नाम बदलने को लेकर जो जवाब दिया है वह पर्याप्त है। अरुणाचल में वैसी कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत लद्दाख में है क्योंकि चीन वहां जमीन पर बहुत कुछ कर रहा है। भारत को वहां जवाब देना है। भारत वहां बोलकर जवाब नहीं दे सकता है। भारत भी बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। चीन भी बोलता कम है और काम ज्यादा कर रहा है। चीन का सामना बोलने से नहीं तैयारी करने से होगा। प्रोफेसर पंत कहते हैं, अगर 4 दशक पहले चीन को लेकर तैयारी हुई रहती तो भारत भी मुंहतोड़ जवाब देता। आपकी प्रतिक्रिया आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। चीन 30 साल पहले जो प्रतिक्रिया देता था वो आज नहीं है। उसकी क्षमता बढ़ी तो उसका जवाब भी आक्रामक हुआ। भारत भी अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। आने वाले वक्त में भारत का जवाब भी बदल सकता है। हमें चीजों को जटिल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानना बंद कर दे, वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार कर दे। ऐसा तो अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है, तो हम ये सब करके क्या हासिल कर लेंगे? प्रोफेसर पंत कहते हैं, अब तो दलाई लामा भी स्वतंत्र तिब्बत के बदले स्वायत्त तिब्बत की बात करते हैं। ताइवान में भी चीन को लेकर लोग बटे हुए हैं। ऐसे में हम वन चाइना पॉलिसी को न मानकर क्या हासिल कर लेंगे? हमने अतीत में बहुत गलतियां की हैं। चीन की आक्रामकता के सबूत लगातार मिल रहे थे, लेकिन हमने अपनी नीति नहीं बदली। अगर पहले ध्यान दिया होता तो स्थिति कुछ और होती। मोदी सरकार की नरमी के मायने, पिछले 1 दशक में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। 3 साल पहले पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़प हुई थी। इसमें दोनों देशों के कुल 24 सैनिक मारे गए थे। तनाव अब भी कायम है और कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि उसने चीन का सामना करने के लिए बॉर्डर पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है और सैन्य निर्माण के काम भी चल रहे हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत ने 2020 में सीमा पर झड़प के बाद चीन के हाथों अपनी जमीन खोई है। भारत के प्रधानमंत्री चीन को लेकर बोलने से बचते रहे हैं। मोदी सरकार की चुप्पी चीन के खिलाफ रणनीति का हिस्सा है या मजबूरी है? नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैप्पीमोन जैकब ने अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी में 2 अप्रैल को एक लेख लिखा है। इस लेख में जैकब लिखते हैं, भारत की ओर से चीनी आक्रामकता को जवाब देना महज एक सैन्य सवाल नहीं है। ये राजनीतिक और कारोबारी हितों के कारण काफी जटिल हो जाता है। ऐसे में भारत के लिए ये सोचना बहुत अहम हो जाता है कि अगर भारत चीन को जवाब देने का फैसला करता है तो कब और कैसे देगा। 2022 में चीन का जीडीपी $18 ट्रिलियन के करीब था और भारत का $3.5 ट्रिलियन से भी कम था। पिछले साल चीन का रक्षा बजट $230 अरब था, जो भारत के रक्षा बजट से 3 गुना ज्यादा था। चीन और भारत के बीच का यह अंतर ही भारत पर चीन को बढ़त दिलाता है। हैप्पीमोन जैकब ने फॉरेन पॉलिसी में लिखा है, अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका या अन्य बड़ी शक्तियों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी क्या इस हद तक है कि चीन से टकराव की स्थिति में भारत के पक्ष में खुलकर आएगी या नहीं। भारत को कोई आश्वासन नहीं मिला है कि चीन से तनाव की स्थिति में उसके साझेदार खुलकर सामने आएंगे। चीन पर भारत की कारोबारी निर्भरता है और दुनिया के किसी भी देश से भारत का कोई पारस्परिक डिफेंस करार नहीं है। सैन्य संकट के दौरान भारत समेत जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सदस्यता वाले गुट क्वाड की सैन्य मदद की कल्पना करना जल्दबाजी होगी। चीन से टकराव की स्थिति में बाहर के किसी देश से सैन्य मदद की उम्मीद अभी मुश्किल है। हैप्पीमोन जैकब ने लिखा है, भारत के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है कि वह चीन के साथ संघर्ष की स्थिति में पिछड़ गया तो क्या करेगा। भारत से ज्यादा ताकत चीन के पास है और वह भारत के लिए एक द्वंद्व पैदा कर रहा है। भारत जीत के आश्वासन के साथ युद्ध में नहीं जा सकता और बिना हार के युद्ध की आशंका कम नहीं हो सकती। भारत 6 दशक पहले चीन के साथ एक बड़ी हार देख चुका है। जैकब का कहना है कि चीन भारत को आर्थिक रूप से भी कई तरह की गंभीर चोट पहुंचा सकता है। उन्होंने लिखा है, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो इसमें चीन के सस्ते उत्पादों का भी योगदान है। ये उत्पाद उर्वरक से लेकर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट तक हैं। सरहद पर चीन की आक्रामकता के खिलाफ उस पर व्यापारिक पाबंदी लगाना भारत पर ही भारी पड़ सकता है। हाल ही में अरविंद पंगरिया ने भी इसे रेखांकित किया था। तिब्बत पर किसकी गलती, नेहरू या वाजपेयी की? 217 में भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ने कहा था कि भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर बड़ी भूल की थी। बीजेपी के नाराज नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी आए दिन तिब्बत पर नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को घेरते रहते हैं। क्या भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर वाकई गलती थी? प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं, अतीत में हमने चीन को समझने में भूल तो की है। इन भूलों का नतीजा हम सबके सामने है। चीन को समझने में हमने देरी कर दी है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था और चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा। आरसीएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक शेषाद्रिचारी ने बीबीसी से 2017 में कहा था, हमारी वो रणनीतिक भूल थी और हमने बहुत जल्दबाजी में ऐसा किया था। हमें तिब्बत को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए था। शुरू से हमें एक स्टैंड पर कायम रहना चाहिए था। हमें बिल्कुल साफ कहना चाहिए था कि चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा कर रखा है और यह स्वीकार नहीं है। चारी ने कहा था, वाजपेयी सरकार को रणनीतिक तौर पर इसे टालना चाहिए था। उस वक्त हमने तिब्बत के बदले सिक्किम को सेट किया था। चीन ने सिक्किम को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन जब हमने तिब्बत को उसका हिस्सा माना तो उसने भी सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। चारी का कहना था, इसके बाद ही नाथुला में सरहद पर ट्रेड को मंजूरी दी गई। नाथुला से इतना बड़ा व्यापार नहीं होता है कि इतनी बड़ी कीमत चुकानी चाहिए थी। तब ऐसा लगता था कि यह एक अस्थायी फैसला है और बाद में स्थिति बदलेगी। उस वक्त भारत ने दलाई लामा से भी बात की थी और उन्होंने इसकी मंजूरी भी दी थी। जेएनयू में सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज के प्रोफेसर बीआर दीपक का मानना है, तिब्बत के मामले में भारत की बड़ी लचनीति रही है। प्रोफेसर बीआर दीपक कहते हैं, वाजपेयी और नेहरू में फर्क था। नेहरू ने 8 साल के लिए तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था, लेकिन वाजपेयी ने कोई समय सीमा तय नहीं की थी। वह कहते हैं, मार्च 1962 में नेहरू का चीन के साथ तिब्बत पर करार खत्म हो गया था और ये 2003 तक यथास्थिति रही। 2003 में जब वाजपेयी चीन के दौरे पर गए
तो उन्होंने तिब्बत पर समझौता कर लिया। भारत की नीति चीन और तिब्बत पर विरोधाभासों से भरी रही है। एक तरफ भारत मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है और तिब्बत को चीन का हिस्सा। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? भारत का तिब्बत पर रुख एक जैसा होता तो वह ज्यादा अच्छा होता। BR दीपक मानते हैं कि भारत तिब्बत के मामले में अपना रुख बदल भी सकता है। जैसे PM मोदी अब दलाई लामा को जन्मदिन पर बधाई देते हैं और उन्हें अरुणाचल प्रदेश भी जाने की इजाजत रहती है। भारतीय इलाकों में चीनी अतिक्रमण की शुरुआत चीन ने 1950 के दशक के मध्य में शुरू कर दी थी। 1957 में चीन ने अक्साई चिन के रास्ते पश्चिम में 179 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। इसी साल 21 अक्टूबर को लद्दाख के कोनका में गोलीबारी हुई। इसमें 17 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी और चीन ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया था। कहा जाता है कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया तो ये केवल हिमालय के किसी इलाके पर नियंत्रण या सरहद को बदलने के लिए नहीं था, बल्कि ये सभ्यता की जंग थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे ABP विजन्स YouTube चैनल से। धन्यवाद।